आज की इस बेहद ख़ास और लंबी रिपोर्ट की शुरुआत हम एक ऐसे सवाल से कर रहे हैं जो सिर्फ एक देश या एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, तेल के बाजार, जंग और टेक्नोलॉजी की दिशा तय कर रहे हैं। क्या ये दुनिया एक साथ तीन बड़े मोर्चों पर खड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल खड़ी है। पहला है ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु टकराव, दूसरा लातिन अमेरिका के इक्वाडोर की जेलों में सुलगता हिंसक संकट और तीसरा है भारत में हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा जमावड़ा जो आने वाले वक्त में नौकरियों और ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्लेषण है जिसमें जंग का खतरा भी है, जेलों की सच्चाई भी है और टेक्नोलॉजी की रफ्तार भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको पूरी तस्वीर समझाने वाले हैं। अब सबसे पहले रुख करते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, जहां एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी से मुलाकात की है, और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच दशकों पुराने परमाणु विवाद को सुलझाने के लिए नई बातचीत शुरू हुई है। लेकिन जमीन पर हालात क्या हैं? एक तरफ बातचीत की मेज सजाई जा रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया है। यानी कूटनीति भी है और ताकत का प्रदर्शन भी। आपको याद दिला दें कि जून में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, और अब वही तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। इसी बीच ईरान ने हार्मोज में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नाम दिया है। सोचिए, ये वही समुद्र का रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां जरा सी भी रुकावट आई तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी दुनिया में महंगाई की लहर दौड़ सकती है। अब सवाल यह है कि बातचीत किस बात पर अटकी है? अमेरिका चाहता है कि ईरान सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर नहीं, बल्कि अपने मिसाइल भंडार पर भी बात करे और यूरेनियम इन्रिचमेंट पूरी तरीके से बंद कर दे, यानी जीरो इन्रिचमेंट। लेकिन ईरान साफ बोल चुका है कि वह बिल्कुल 0% भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और प्रतिबंधों में राहत के बदले समझौते चाहता है। मिसाइल कार्यक्रम को वह अपनी रक्षा नीति का हिस्सा बताकर बातचीत से बाहर रख रहा है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ बोल दिया है कि किसी भी अमेरिकी समझौते में ईरान के परमाणु ढांचे को पूरी तरीके से खत्म करना सब शामिल होना चाहिए। सिर्फ एनरिचमेंट रोकना काफी नहीं होगा, यानी तेहरान झुकने को तैयार ही नहीं है और वॉशिंगटन शर्त पे शर्त लगा रहा है। इस बीच IAEA लगातार ये पूछ रहा है कि जून के हमलों के बाद ईरान के पास मौजूद 440 किलो जो यूरेनियम का हुआ है, उसका क्या हुआ? वे सेफ भी है या नहीं? क्या उसे हटाया गया है? क्या निरीक्षण फिर से शुरू होगा? अगर ये सब साफ नहीं हुआ तो दुनिया की बातचीत और बढ़ेगी। अब जरा सोचिए कि अगर ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया तो क्या होगा? सऊदी अरब, UAE, इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों की, और ये होगा कि सप्लाई रुक जाएगी। तेल $100 से ऊपर जा सकता है, शेयर बाजार गिर सकते हैं और एशिया से यूरोप तक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यानी ये सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का मामला है। अब इसी दुनिया के दूसरे कोने की तरफ चलते हैं, इक्वाडोर, जहां जेलों के अंदर जो हो रहा है वे किसी युद्ध से कम नहीं है। राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने 2023 में सत्ता संभालते जेल सुधार को अपनी सुरक्षा रणनीति का मुख्य आधार बनाया था, क्योंकि 2021 और 2022 में जेल दंगों में सैकड़ों कैदी मारे गए थे। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। 2025 में कैदियों की मौतें पिछले साल के मुकाबले लगभग 4 गुना बढ़ गई हैं। कुल 1220 कैदियों की मौत हुई है, जिनमें से 206 हिंसा में मारे गए, बाकी बीमारी, आत्महत्या, ये अनिश्चित कारणों से मौत का शिकार हुए हैं। खास तौर पर तपेदिक यानी TB का प्रकोप जेलों में फैल रहा है। सरकार कहती है कि उसने दंगों को काबू कर लिया है, सेना को जेलों में तैनात कर दिया है, नए हाई सिक्योरिटी जेल बनाए जा रहे हैं। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सैन्य हस्तक्षेप से हालात और कठोर हो सकते हैं।
भीड़ भाड़ 30% से ज़्यादा है। कुछ जेलों में तकिए तक की अनुमति नहीं है क्योंकि उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि खाने की कमी है, इलाज नहीं मिल रहा है और तलाशी के दौरान सामान नष्ट कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि जेलों में ड्रग नेटवर्क और गैंग ऑपरेशन तोड़े गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर दंगे कम हुए तो मौतें क्यों बढ़ी हैं? क्या वह प्रशासनिक विफलता है या डेटा का असल ढंग से एक वर्गीकरण है? और सोचिए, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब लैटिन अमेरिका में अपराध के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने वाले नेताओं की लहर चल रही है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले की तरह नोबोआ भी कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या सख्ती से ही समाधान मिलेगा या इससे मानवीय संकट गहराएगा? अब तीसरा मोर्चा है भारत, जहां नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ यहां जमा हुए हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम अल्टमैन, एंथ्रोपिक के डारियो अमोदोई, डीप माइंड के डैनिम हसाबिस और रिलायंस के मुकेश अंबानी जैसे बड़े नाम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच को विकासशील देशों की आवाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कह रहा है कि एआई सिर्फ अमीर देशों की टेक रेस नहीं बल्कि मानव कल्याण का समाधान होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत अभी तक अमेरिका या चीन जैसा बड़ा फाउंडेशनल एआई मॉडल नहीं बना पाया है। उसकी रणनीति अलग है। वह कह रहा है कि हम मेगा मॉडल बनाने की बजाय बड़े पैमाने पर एआई के उपयोग पर ध्यान देंगे, यानी एप्लीकेशन लेड इनोवेशन। उधर आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में रोजाना 70 मिलियन से ज्यादा लोग चैट जीटीपी से जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उपभोक्ताकर्ता आधार बहुत बड़ा है, लेकिन खतरा भी है। निवेश बैंक जैफरीन का अनुमान है कि 2030 तक कॉल सेंटर इंडस्ट्री की कमाई में 50% तक गिरावट आ सकती है, क्योंकि एआई, चैटबॉट और ऑटोमेशन इंसानी नौकरियां खा जाएंगे। अब जरा आप सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग का साया है, तेल की कीमतें अभी भी उछल सकती हैं, दूसरी तरफ इक्वाडोर की जेलों में मानवीय संकट और तीसरी तरफ भारत में एआई की क्रांति जो लाखों नौकरियों को बदल सकती है। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या एक बड़ी वैश्विक कहानी का हिस्सा है? अगर तेल महंगा हुआ तो टेक निवेश प्रभावित होगा। अगर आर्थिक मंदी आई तो अपराध बढ़ सकता है। अगर एआई ने नौकरियां छीनी तो सामाजिक असंतोष बढ़ेगा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यानी ये तीन खबरें मिलकर हमें बता रही हैं कि दुनिया संक्रमण के दौर में है। कूटनीति और सैन्य शक्ति आमने सामने है। जेल सुधार और मानवाधिकार टकरा रहे हैं और टेक्नोलॉजी विकास और बेरोजगारी दोनों साथ ला रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान समझौता करेंगे? क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स सुरक्षित रहेगा? क्या इक्वाडोर की जेलों में सुधार आएगा? क्या भारत एआई की दौड़ में आगे निकल पाएगा या रोजगार संकट गहराएगा? नाजरीन, आने वाले महीनों में ये तीनों मोर्चे तय करेंगे कि 2026 और उसके बाद की दुनिया कैसी होगी। क्या हम स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे या नए टकरावों की तरफ? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं, लेकिन संकेत बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और यही वजह है कि आज की ये मिक्स रिपोर्ट आपको ये समझाने के लिए थी कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो हो रहा है वह दरअसल आपस में जुड़ा हुआ है। तेल की लहर टेक बाजार को हिला सकती है, टेक की तरह एक लहर रोजगार को, और रोजगार का संकट राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि कूटनीति मजबूत हो, पारदर्शिता बढ़े, जेल सुधार में मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाए और एआई विकास के साथ रोजगार सुरक्षा की योजना भी बनाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला दशक और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। और यही वजह है कि आज की हमारी खास लंबी ये विश्लेषण रिपोर्ट जो हमने आपको बताई है, जिसमें हमने आपको दिखाया है कि कैसे परमाणु वार्ता, जेल संकट और एआई समिट मिलकर एक नई वैश्विक कहानी लिख रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।